दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम फोरम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में पुनः दुनिया के सशक्त बौद्धिक जगत के हस्ताक्षर के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदानों की व्याख्या करूंगा, जिन्होंने अपने सैद्धांतिक आयाम से पूरी दुनिया को प्रकाशित किया है और उस अपनी बौद्धिक आभा से पूरी दुनिया के बौद्धिक जगत को एक विवेकशील, शक्तिशाली, तार्किक, गुणवत्ता परक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। आज मैं उनके राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करना चाहता, उस पर हम लोग कभी और एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद जब समाजवाद और साम्यवाद की धारा जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा माना जाए तो धूमिल हो रहा था, कुंठित हो रहा था, लेकिन मार्क्सवादी चिंतन उतनी ही तीव्र गति से उसी जगह पर प्रकाशमान हो रहा था और पूरी दुनिया में समाजवादी चिंतन पर एक अलग बहस छिड़ चुकी थी। उसके बारे में भी व्याख्या करना चाहूँगा। उसके बाद मूल रूप से आप देखेंगे तो समाजवाद और साम्यवाद जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ, असमानता के विरुद्ध, जो मार्जिनलाइज्ड क्लास थे, मार्जिनलाइज्ड क्लास के विरोध में खड़ा हुआ था। सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच में संघर्ष की धारा को तीव्र करने का प्रयास किया। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे और आपके बीच में विद्यमान बोल्शेविक क्रांति जो रूस में 1917 में जारवादी व्यवस्था के खिलाफ में उठी थी, उसकी हलक जो है 1919 में सुनाई दी और समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से सोवियत संघ के रूप में नए ढंग से परिभाषित किए गए, अवधरित किए गए। इन सारी धाराओं को या चिंतन को भारत में जन्मा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से भारत लौटने वाला बौद्धिक शक्ति, युवा शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब उस पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, उस समय मूल रूप से आप देखेंगे तो नाजिज्म, फासिज्म जैसी अवधारणाएं या अधिनायकवादी तंत्र की अवधारणाएं व्यापक रूप से प्रचलित थीं। उस समय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की धारा जो है वह बड़ी बलवती और शक्तिशाली ढंग से पूरी दुनिया में, भारत में भी विकसित हो रहे थे। विकसित क्या हो रहे थे? भारत में तो उपनिवेशवाद 1757 में ही
प्लासी बैटल के बाद में आरंभ हो चुका था, जिसकी बार बार मैंने चर्चा आप लोगों के बीच में की है। 1857 के सिपाही रिवोल्ट के बाद जब 1858 में भारत से उपनिवेशवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हुए साम्राज्यवादी व्यवस्था को लागू की गई, और साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा जो शोषण की जो प्रक्रिया भारत में शुरू हुई, चाहे वह भाषाई आधार पर हो, शिक्षा के माध्यम से हो, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, भारतीय कुटीर उद्योग को समाप्त करने की नीति के रूप में हो, भारत की राजनीति को नए ढंग से परिभाषित करने का परिणाम हो, भारत में उठ रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों और चिंतनों को कुंठित करने का प्रयास किया जा रहा हो, ये सारी धाराएं हमारे यहाँ विकसित हो रही थी। वह विकास जो है मूल रूप से साम्राज्यवादी व्यवस्था के तहत। तो मूल रूप से आप देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की व्यक्तिगत ढंग से विश्लेषण अगर किया जाए तो उनका जो चिंतन था वह मैकियावेली के द प्रिंस नामक पुस्तक जो है वह उन्हें उद्वेलित कर रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया हुआ है कि शासक को लायन की तरह दहाड़ना भी चाहिए और लोमड़ी की तरह उसे चालाक भी होना चाहिए। ये दोनों गुण को समागत अपने राजनीतिक जीवन और अपने बौद्धिक जीवन में आत्मसात करने के बाद में ही उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन या भारतीय समाज की संरचना को तैयार करने का मन बनाया और पिरोया भी। इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्होंने साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी तंत्र के जो नियामक थे उन नियामकों का पर चिंतन व्यक्त किया, उसकी आलोचना की, और जारवादी व्यवस्था के साथ ही उन्होंने मूल रूप से हिटलरिज्म या नाजिज्म के खिलाफ में आवाज़ उठाई, और मुसोलिनी के मूल रूप से आप देखें तो फासीवादी तंत्र की व्याख्या को भारतीय परिवेश में पूरी तरह से नकारने का प्रयास किया। ये जो नेगेटिव ओरिएंटेशन डेवलप उनके थ्योरेटिकल पैराडाइम में हुआ था, उसका प्रभाव भारत की आज़ादी के बाद में हमारे और आपके बीच में संविधान के तहत या 1947 से लेकर के 1964 तक जो उनके जीवन काल के दौर में जो योजनाएं लागू की गई, वो इन सारी योजनाओं का एक विशेष महत्व है। वह समाजवादी चिंतन पर आधारित था, साम्यवादी चिंतन पर आधारित था, लेकिन उसकी परिधि जो थी, उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी, वह लोकतंत्र था। अर्थात लोकतंत्र की परिभाषा को उन्होंने समाजवादी साम्यवादी चिंतन के साथ मार्जिनलाइज्ड क्लास अर्थात सर्वहारा वर्ग अर्थात प्रोलेटारिएट क्लास के सार्वभौमिक विकास की धारा में निहित थी, और इसीलिए वहाँ पर हरिजन जैसे शब्दावलियाँ या मूल सर्वोदय रूपी शब्दावलियाँ या अंत्योदय जैसी अवधारणा का प्रतिपादन भारतीय परिवेश में किया गया, जिसके माध्यम से भारत की जो मौलिक आवश्यकताएं थीं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया। मेरे बीच में एक
कई कमेंट्स ऐसे आए हैं जिन के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज तक चाहे पाणिनि का अष्टाध्यायी हो या ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, जितने भी वेद हैं, 4 वेद हमारे जो हैं उनकी आलोचनाएं होती रही हैं, समालोचनाएं होती रही हैं, उसके मूल्यांकन भी होते रहे हैं। उसी तरह से एरिस्टोटल हों या मेगास्थनीज हों, इन सभी के चिंतन पर किसी न किसी प्रकार की आलोचनाएं समालोचनाएं हमारे और आपके बीच में विद्यमान रही हैं और रहती भी हैं। यह सुखद भी है कि आलोचना या समालोचना या मूल्यांकन किसी सिद्धांत को परिष्कृत करने में मदद करती है। मेरे पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा के संदर्भ में भी आप लोगों की आलोचनाएं आती रही हैं और आज भी आ रही हैं। इन आलोचनाओं को मैं मानता हूं कि आपने गांधीवाद को या नेहरूवियन या नेहरूवाद की अवधारणा जो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कही जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय लोकतंत्र एक दिन का या एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। जिस समय आज़ादी मिली तो सड़कों पर आंदोलनकारियों का एक हुजूम जो है, चाहे वह सूर्य सेन के नेतृत्व में ईस्ट बंगाल में या वेस्ट बंगाल में श्री अरविंदो के नेतृत्व में जो वायलेंट एक्टिविटीज होते रहें, वायलेंट मूवमेंट होते रहे, उग्र आंदोलन होते रहें, उनके आंदोलनकारियों को या क्रांतिकारियों को जो अंग्रेजों ने बुरी तरह से उसे परास्त करने का प्रयास किया, दमन करने का प्रयास किया, वह नीति हो या उसी समय गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा हो और उसमें मास पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता जो थी वह काबिले तारीफ है। एक एक कण और एक एक जन के माध्यम से भारत का लोकतंत्र जो है वैशाली से जो हवा उठी थी लोकतंत्र की, जनतंत्र की, वह हवा पूरे भारत में ही फैली और पूरी दुनिया को रोशनी प्रदान की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हमारा पर कैपिटा इनकम जो है
230 से लेकर के 274 रुपए थी, और वहां से लेकर पंडित नेहरू ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से विकसित करते हुए 2014-15 में 86,647 प्रति व्यक्ति आय हुई। यह हमारी दूरदर्शी सोच और मूल रूप से आप देखेंगे तो जन सहभागिता जो 1952 से लेकर के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से पंडित नेहरू ने शुरू की थी और भूदान के माध्यम से संत विनोबा भावे ने शुरू की थी, उसका प्रतिफल माना जाए तो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी मान्यता है कि पंडित नेहरू की विचारधारा या उनके सैद्धांतिक आयाम पर जितनी आलोचनाएं, समालोचनाएं और मूल्यांकन होंगे, उतना ही यह सिद्धांत भौतिक दुनिया के विकास में कारगर साबित हो सकता है। मेरी मान्यता है, अब मैंने कई व्याख्यान में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया हूं कि दुनिया का सबसे अधिक आलोचना झेलने वाला व्यक्तित्व कार्ल मार्क्स था, जिसने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से समाजवाद और साम्यवाद की धारा को विकसित किया, अवधारणा को विकसित किया, सैद्धांतिक आयाम को विकसित किया। उसके बाद दुनिया के बहुत सर्वश्रेष्ठ चिंतकों ने उनकी भूरी भूरी आलोचना की। इतनी आलोचना लगभग इतिहास को देखें, विश्व के इतिहास को देखें तो इतनी आलोचना किसी व्यक्ति या किसी सिद्धांतकार की कभी नहीं हुई। लेकिन जिन वास्तविकताओं के माध्यम से, जिन सामाजिक तथ्यों के माध्यम से समाज में व्याप्त त्रुटियां जो थीं या हैं, उस पर मार्क्सवादी चिंतन ने जो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है, उससे कभी कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। आलोचनाएं होनी चाहिए। मैं सदैव आप लोगों को कहता हूं कि आलोचना हमें सशक्त करती है। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को आलोचना जो है, लेकिन वह आलोचना सिद्धांतों का होना चाहिए। वह आलोचना सिद्धांतों की होनी चाहिए, न कि व्यक्ति की। व्यक्ति कुछ नहीं है। व्यक्ति ने जो समाज में संघर्ष करते हुए और विरासत के साथ अपने चिंतन को विकसित करते हुए वर्तमान के रास्ते को तैयार करता है, और वह राह सशक्त यदि राह हो तो हमें स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी।
ये नहीं कहा जा सकता है कि गांधीवाद या नेहरूवादी चिंतन ने भारत को का बेड़ा गर्क कर दिया। यह ऐसा चिंतन मानव को दिग्भ्रमित करता है। हम मूल्यांकन करें, हम पढ़ें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, क्या लिखा है, जिसके बारे में बर्ट्रैंड रसल जैसे चिंतक ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया का माना हुआ साहित्यकार पंडित नेहरू की लेखनी अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट्स के माध्यम से किसी भी अल्फाबेट से कहा जाए लिखने के लिए तो वह दुनिया का पहला व्यक्ति है। वह नेहरू हो लिख सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लिख सकता। बर्ट्रैंड रसल या बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के धुरंधर के रूप में माने जाते हैं, उनका चिंतन है। जब हम पढ़ें तो बर्ट्रैंड रसल को, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को तो पढ़ें, अल्फ्रेड आइंस्टाइन के चिंतन को तो देखें, जिसने कहा कि नेचुरल साइंस को, प्योर साइंस को सोशल साइंस में उतारने का जो कार्य है वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, वह ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। भारतीय परिवेश में देखें तो द यूनिटी ऑफ इंडिया है। तो जो हमको धरोहर या विरासत हमको मिला हुआ है, उस विरासत की रक्षा हमको करनी है और करनी चाहिए। हालांकि करना और न करना हमारे और आपके ऊपर है। गांधी चिर निद्रा में सो चुका है 1948 में। नेहरू 1964 में चिर निद्रा में सो गया, लेकिन उसकी विचारधारा, उसके योगदान आज भी हमें सकारात्मकता, प्रकार्यात्मकता की धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। उस चिंतन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे नहीं ले जा सकते। आलोचनाएं होती होंगी तो कोई दूसरा समालोचना भी करेगा और तीसरा जो है उसका मूल्यांकन भी करता है। यह सतत प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया तो मार्क्सवाद है। यही प्रक्रिया की व्याख्या तो मार्क्सवाद ने भी की है, लेकिन नेहरू को मार्क्सवादी आप नहीं कहेंगे। गांधी की तुलना मार्क्सवादी दृष्टिकोण में की जाती है कि कहीं कहीं गांधी अंत्योदय और सर्वोदय के माध्यम से मार्क्सवाद की धारा को परिभाषित या पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन नेहरू ने मार्क्सवादी विचारधारा की साम्यवाद और समाजवाद की धारा को अपने चिंतन में स्थापित करते हुए उदारवादी और प्रकाशवादी और संरचनावादी ताकतों को महत्वपूर्ण बताया। अर्थात मार्क्सवाद के अंतर्गत एफर्मेशन, निगेशन और निगेशन ऑफ निगेशन की धारा या चिंतन का जब उद्भव हुआ
तो वह उद्भव जो है मार्क्सवाद के रूप में नहीं जाना गया, नव मार्क्सवाद के रूप में विकसित हुआ। तो सृजनात्मकता व्यक्ति की शक्ति भी है। तो सृजनात्मकता में जितना हम विश्वास करेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए जितने भी वेस्टर्न थिंकर हुए हैं, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो इंडिजीनियस थ्योरेटिकल पैराडाइम है, उसे स्वीकार करने में हमको दिक्कत होती है। और आपको ही नहीं, हमको ही नहीं, जो यहाँ के बौद्धिक जगत के मठाधीश हैं, वे भी वेस्टर्न थॉट की ओर अपने आप को झुका लेते हैं। लेकिन उनका थॉट स्वयं वेस्टर्न थॉट से बहुत आगे है। यह मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। तो मैं किसी भी थॉट का विरोधी नहीं, लेकिन जो भी थॉट आ रहे हैं उनका मूल्यांकन करते हुए, अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, समाज की सृजन शक्ति में या सृजन करने की प्रक्रिया में एक पत्थर लगाने का काम, वह पत्थर बैरियर का नहीं, हेल्प का होना चाहिए। हेल्प का होना नहीं चाहिए, होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में गांधी और नेहरू के संदर्भ में जो आलोचनाएं, समालोचनाएं, मूल्यांकन हमारे और आपके हमारे पास में आए हुए हैं, आशा है आप इसे इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे, आपकी अपनी सोच है। गांधी को हम छोटा नहीं कर सकते हैं। नेहरू जो था, उसकी जो बौद्धिक शक्ति जो थी, वह पूरी दुनिया में उसकी आभा फैल चुकी है। उस आभा को हम कुंठित नहीं कर सकते। हाँ, कमियां हैं, उन कमियों पर हम और आप विचार कर उसका मूल्यांकन करें और उन कमियों से समाज को मुक्त करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच से अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा है आप सिविल सर्विसेज फोरम को जैसे देखते हैं वैसे देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, जो सार भार हो या जो सामाजिक तथ्य हो, उन तथ्यों पर आधारित हो तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट।